बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज मौसम कैसा रहेगा ये सबसे पहले आपको बताते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 38 और 9 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद टूडेज इवेंट्स आपको बताएंगे। आज का हमारा सबसे पहला इवेंट है जी वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी सेलिब्रेशंस और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका वेन्यू है, जहां पर वर्कशॉप होगी, अवेयरनेस वॉक होगी और उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी भी की जाएगी। और आपको बताएं यौम कौमी ज़ुबान है आज। अलमरा हॉल 2 में इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है और 8 सितंबर को नफाज उर्दू के सिलसिले में अदालत उज़्मा के फैसले का 8 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी कौमी ज़ुबान तहरीक ने मुल्क भर में यौम कौमी ज़ुबान मनाने का फैसला किया है। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कल इजलास हुआ और महंगाई माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया, बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। अगली टॉप स्टोरी, 340 सरकारी स्कूलों में तीसरी और 5वीं के तलबा का टेस्ट लिया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन के लिए ज़ेरे ज़मीन ट्रैक की तैयारी का काम तेजी से जारी है। और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन, धरना सियासत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स उमर असलम और रिजवान नकवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। महंगाई का तूफान, क्योंकि ईद करीब आ रही है और इस ईद पर बकरों से लेकर मसाले तक, दालें सब्जियां तो महंगी होती हैं, वो तो चलता रहता है सारा साल, लेकिन वो मसाले जो गोश्त बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरे मिर्च, हल्दी, इस तरह की चीज़ें, जो लाल मिर्च, ज़ीरा, इस तरह की चीज़ें महंगी कर दी गई। 30 से 400 रुपये तक इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है बड़ी मंडी में। अब बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। क्या सिमल, कल वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करते हुए बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म तो दिया है, लेकिन ये बड़ा परेशान कुन अमर है कि हमारा कोई भी त्यौहार आ रहा हो, हाँ वो हमारा कोई मजहबी त्यौहार हो, कुछ भी ऐसा यहाँ पे त्यौहार आ रहा हो हमारे मुल्क में, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। पूरी दुनिया में जो है वो जो मुक़द्दस दिन आते हैं या फिर कोई त्यौहार आते हैं कौमों की ज़िंदगी में, वहाँ पे कीमतें कम की जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ जो है वो कीमतें बढ़ जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। अभी ये देखें कि ईद को चंद रोज़ बाकी रह गए तो महंगाई का एक तूफ़ान है। अशियाए ज़रूरिया जो कि जिस तरह आपने मसाला जात की बात की, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की बात की, तो कीमतें अभी से जो हैं वो आसमान पे पहुंच गई हैं। घी, ऑयल, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई। इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। को याद होगा एक दफ़ा जब हम बाहर गए थे रिजवान साहब, न्यू ईयर था तो ब्रसल्स में थे, तो वहाँ पे एक टी शर्ट देखी तो वो उसकी कीमत थी 42 यूरो, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी सेल में देखा तो 7 यूरो। अब रिजवान नकवी साहब और हम पाकिस्तानियों की तरह हमने फ़ौरन कैलकुलेशन की तो पाकिस्तानी कोई 800-900 रुपये की। मैंने कहा रिजवान साहब ये तो हमारे ऐसे लग रहा है जैसे मुफ्त में मिल रही है। मैंने कहा पैनोरामा क्रिसमस के दिन थे तो उसी मुनासबत से उन्होंने सेल लगाई हुई थी, जबकि हमारे यहाँ जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है तो हमारे बजाय कीमतें कम करने के कीमतें आसमान को छूने लगती। इसमें एक देखें यहाँ पे शहजाद खान की ही खबर है पेज नंबर 5 पे कि मसाला जात जो है वो महंगे हो गए। तो एक तरफ तो हुकूमत का ज़रूर कसूर है कि वो जो है वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती, दूसरी जानिब जो ताजिर हजरात हैं वो भी कसूरवार है। देखिए लोगों में जब तक एहसास नहीं होता, ताजिर भी तो हम में से ही है ना, और जैसे ही मसाला जात, क्योंकि बड़ी ईद आती है, कुर्बानी का जो होती है उस दिन फिर खाने भी बनते हैं। आप खातून हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि ईद का पहला दिन किचन में भी गुजरता है, जहाँ पर अगर मर्दों का गोश्त तकसीम करते हुए गुजरता है या गोश्त बनवाते हुए कसाई के पास गुजरता है, तो ख़वातीन जो है वो किचन में मसरूफ़ होती हैं। तो
फिर मसाले एकदम रेट इंक्रीज हो जाता है। और एक फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाता है कि मुख्तलिफ डिनर्स बारबेक्यूज़ किए जाते हैं और फिर ज़ाहिर है इन मसालों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अब आपने उन्हीं चीज़ों को महंगा कर दिया जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, खुश आलू बुखारा और जितने भी मसाला जाते हैं वो 200 रुपये तक महंगा कर दिया। तो अब कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया, इजलास हुआ, किस तरह से क्रैकडाउन किया? देखें जो यहाँ पे भी ऐसे बाज़ार बनाए गए मॉडल बाज़ार, वहाँ पे तो कीमतें जो हैं वो आप कंट्रोल कर लेते हैं, इंतज़ामिया वहाँ पे तो चेक रखती है। बाकी बाज़ारों में आप चले दें तो 10 अगर वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं तो हर किसी का अलग से रेट है। वो जब आप उनसे पूछते हैं कि आपके रेट्स में इतना फ़र्क क्यों है, डिफरेंस क्यों है, तो आपको कोई उसमें बता देते हैं कि जी ये दर्जा अव्वल की सब्ज़ी है, ये दर्जा दोम की है, ये दर्जा अव्वल का है, क्वालिटी के हवाले से कोई ऐसा चेक सिस्टम है नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो कहीं काम करती नज़र नहीं आती हैं। अमलन किताबों में मौजूद हैं, वो मीटिंग्स में मौजूद हैं, लेकिन बाज़ारों में मौजूद नज़र नहीं आती। जहाँ पे उनका होना ज़रूरी है, तमाम बड़े बाज़ार जो हैं वहाँ पे इनकी मौजूदगी, इनकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाना जो है वो ज़रूरी है। वहाँ पे मौजूद हूँ ताकि लोग अपनी शिकायत करें। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन यहाँ पे सुनने वाला है। बिल्कुल सही। महज जब भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की भी ये सूरत हाल है कि जब उन्होंने रिश्वत लेनी होती है, पैसे लेने होते हैं, तो तब तो वो दुकानदारों के पास जाते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद पैसे वसूल करके वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। खुद भी बहुत कम जाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को भेजते हैं जो चालान वगैरह करके, जो फिर दूसरा अगर जेब गरम करनी है तो लाहौर में अगर इस पर कंट्रोल करना है तो आप जो मेन अकबरी मंडी है या जो मेन मार्केट्स हैं उन पे वहाँ पर अभी तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा वो सब्जियां जो मसाले में इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मुझे याद है टमाटर की कीमत गुज़श्ता एक ईद पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो है वो एक्शन लेना पड़ा था। तो देखते हैं कि इस साल सूरत हाल क्या रहेगी। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर हम डिस्कस करेंगे। एक तरफ तो हम महंगाई को डिस्कस कर रहे थे, दूसरी जानिब एजुकेशन, 9वीं जमात का नतीजा ख़राब आया और अब उसके बाद 340 जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तीसरी और पाँचवीं का टेस्ट लिया जाएगा। एक जनरल टेस्ट होगा जिसमें अहम मज़ामीन जैसे रियाजी, उर्दू, अंग्रेज़ी, इसका टेस्ट लिया जाएगा। मॉडल पेपर्स भी भिजवाए जा रहे हैं, मतलब ओवरऑल इवेल्युएशन की जा रही है सरकारी स्कूलों की। देखिए, जुनैद रियाज की ये खबर है। कल सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन अब्दुल जब्बार शाहीन ने यह हदायत की है कि पेपर्स तैयार किए जाएँ, इस हवाले से जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे तीसरी और पाँचवीं जमात के। और जब बात करते हैं सरकारी स्कूलों के मेयार की, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की, तो सीमल इस वक्त जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो सीनियर अहम पोस्टों पे लोग बैठे हैं, उनमें से अक्सरियत की तादाद आप देखेंगे तो कई जो है वो टाटों पर बैठकर पढ़े थे। कई सरकारी स्कूलों में, लाहौर की सेंट्रल मॉडल स्कूल था, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बच्चों को सख्त मेहनत करनी पड़ती थी और टॉपर्स जो है हमेशा सेंट्रल मॉडल से होते थे और सरकारी स्कूलों से होते थे। और इस वक्त मैं आपको ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रहा हूँ कि मोस्टली जो है वो वहीं से है। उसके बाद ये सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, फिर गवर्नमेंट कॉलेज या FC कॉलेज में एडमिशन, उसके बाद मुकाबले का इम्तहान पास हुआ और फिर पाकिस्तान की अहम पोस्टों पर इनकी मतलब तैनाती होगी। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है कि एक Clearly, I think we've lost it. हाँ, देखिए, हमने अपने बच्चों को जो है वो एक एहसास कमतरी का शिकार कर दिया। ये बात सच है। देखिए, एक तरफ तो 50-100 रुपये वाले स्कूल हैं जिनकी फीसेस 30-40 रुपये हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो है तालीम के नाम पर सहूलत ही नहीं है। और फिर इसी शहर के अंदर 30-30 हज़ार रुपये वाले स्कूल भी मौजूद हैं जहाँ पर फीसें जो है वो डॉलर्स में चार्ज की जा रही हैं। तो उसके बाद उनका एजुकेशन और उनके दूसरी क्लास का स्टूडेंट और सरकारी स्कूल का जो है वो मैट्रिक का स्टूडेंट, वो तो आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। जो एकदम लैक ऑफ नॉलेज आ जाती है, तालीम की सहूलियात, अदम सहूलियात की वजह से जो है लोगों को परेशानी, बच्चों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर वो होता क्या है कि वो एक क्लास डिफरेंस आ जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। आप तकरीबन 1.25 लाख बच्चे, जो जिस तरीके से जुनैद रियाज की खबर है कि उसके बाद जो है वो अब तीसरी और पाँचवीं जमात के बच्चों का जो है वो क्लास में देखें 1.25 लाख बच्चे हैं जो कि फेल हुए हैं। पढ़ा लिखा पंजाब का स्लोगन लगाया गया कि जी पंजाब को हम जो है वो एजुकेट करेंगे, पढ़ो पंजाब, तो पढ़ो पंजाब। आप उसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने, मुझे याद है कि यहाँ पे ऐवान वज़ीर आला में अरकान असम्बली से खिताब किया कि मैं उस रुकन सूबाई असम्बली को कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करूँगा जिसके इलाके में
हाजिरी जो है वो कम हुई स्कूल में। अब एनरोलमेंट आप देखें, पिछले दिनों हम ये भी खबर डिस्कस कर रहे थे कि खतरनाक हद तक जो है वो गिर चुकी है कि बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। जब उन्हें पता है कि तालीम ही उस तरह से नहीं मिलेगी, उस मेयार की नहीं मिलेगी, तो फायदा क्या? सिमल, लाहौर के अंदर भी सरकारी स्कूलों के हालात जो हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। ईंटों पे बैठ के बच्चे तालीम लाहौर के अंदर भी, इवन के जिस तरह उमर भाई ने एक स्टोरी दी कि वज़ीर आज़म की रिहायशगाह के बिल्कुल करीब जो है वो एक स्कूल की हालत ज़ाहिर है उन्होंने दिखाई रिपोर्ट में कि दीवारें नहीं हैं, बच्चे खुले आसमान तले बैठ के पढ़ रहे हैं। जो है वो स्कूल मौजूद हैं जहां पर मिसिंग फैसिलिटीज हैं। 1.25 लाख बच्चा जो है वो फेल हुआ। अब उसका जायजा लेने के लिए 5वीं और 3वीं क्लास में जो है वो इम्तिहान लिया जाएगा बच्चों का, जिसके लिए डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अब उसमें आप बच्चों की वीकनेस का अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या वजह है कि बच्चे आगे जाके जो है वो फेल क्यों हो रहे हैं। नवीं जमात के ये खामी जो है, जो इतने सारे तलबा फेल हुए, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह का निज़ाम तालीम है, एक ख़ास सांचे में ढली हुई तालीम है, उससे अगर एक बच्चा जो कि 30 साल पुराना मैथ में नहीं चलता तो उसको चारों न चार मैथ हर सूरत आपने पढ़ाना है। कोई ऐसा आपके पास तरीकाकार नहीं है, कोई ऐसा मुतबादिल। बट रिजवान साहब, ये तो बेसिक सब्जेक्ट्स है ना कि मैट्रिक तक आपने मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, उर्दू लाजमी पढ़नी है, लेकिन मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग जाती है वो बहुत रिजवान साहब ये है कि एक बच्चा याद है एवरेज मेंटालिटी का है, ये बिलो एवरेज है। टीचर बजाय इसके कि उसके जहनी सतह पे जाके उसको ट्रीट करे, वो अपने लेवल पे रह के अपने तरीके से पढ़ाता है उसे। उनके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिस तरह से वो बच्चों को समझा सकें। वो एक स्टीरियोटाइप जो तरीकाकार है उसके मुताबिक बाद बच्चों की इवैल्यूएशन के साथ साथ टीचर्स की इवैल्यूएशन भी होगी कि अब तो एनटीएस भी कराए जा रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग भी चल रही है। वही है कि अब जो मेथड ऑफ टीचिंग है, मुझे तो याद है तख्तियां भी लिखी हैं रिजवान साहब हमने, ठीक है, कि वो अब दौर नहीं रहा, अब तो आईपैड का दौर आ गया है, अब जो है कंप्यूटर का दौर है, लैपटॉप का दौर है, उस पर जो है वो सारी चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं बच्चे। तो इंसान को वक्त के साथ साथ हम आधे तीतर आधे बटेर बन गए, ना हमें सही तरह से अंग्रेजी आती है और ना हमें सही तरह से उर्दू आती है। वो कुछ मिक्सचर सा हम जहाँ पे अंग्रेजी में रुकते हैं वहाँ पे जाके हम उर्दू शुरू कर देते हैं, और जहाँ पे हमारी उर्दू ख़त्म होती है तो हम पंजाबी में या अंग्रेजी में आ जाते हैं। तो वही सूरत हाल है कि हमारे यहाँ इसी निज़ाम तालीम की वजह से स्कॉलर पैदा नहीं हो रहे बिल्कुल, और हमारे पास कोई बड़ा नाम नहीं। जुनैद से जब बात हो रही थी तो उनका भी ये कहना था कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद हैं, एमफिल टीचर्स मौजूद हैं, पीएचडी टीचर्स मौजूद हैं, लेकिन उनका मसला क्या है कि आप बच्चों को बच्चों के लेवल पर जाकर नहीं पढ़ा पाते, या उस तरह से बच्चों के पास भी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो फोकस कर सकें। जैसे आपने बात की, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और आईपैड्स, टैबलेट्स का दौर चल रहा है जहाँ पर बच्चे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक आप उनको उनके लेवल पर जाकर समझाएंगे नहीं, वो टेक्नोलॉजी का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। उसमें यह है सिमल के सरकारी स्कूल्स में एक तो हाजिरी बड़ी कम होती है, टीचर्स जो हैं रूरल एरियाज़ में टीचर कम वहाँ तो जाते ही नहीं है, टीचर्स जाते नहीं। आपको बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज करना होगा और तालीमी एमरजेंसी नाफिज करना होगी, ताकि चूँकि मेन चीज़ है तालीम, जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, उनको अपने राइट्स का पता नहीं चलेगा, कौम जो है ग्रो नहीं करेगी। रिजवान साहब मेरे ख्याल में दूसरा, जो टीचर्स हैं, जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो स्पेशली नए लोग आ रहे हैं, उनको जो फिक्री जो माशी फ़िक्र है उससे आज़ाद कर देना चाहिए। उनकी सैलरीज इतनी अच्छी ज़बरदस्त पैकेज होना चाहिए कि कम से कम कुछ 70-80 हज़ार प्लस हो या 1 लाख प्लस बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो तैयार कर, उनका अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो एक कॉम्पिटिशन डेवलप होगा। अगर आप अच्छे रिजल्ट्स देंगे तो इसका मतलब आपको पता है कि बाहर मतलब हर टीचर्स भी आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जिन्हें के जॉब नहीं मिल रही होती, वो टाइम पास करने के लिए जो है वो आ जाते हैं दुनिया में। जैसे ही आपको मुतबादिल दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रोफेशन अपनाया जाता है वो एक तहकीक के मुताबिक टीचिंग है, कि आप जो तालीम देनी है और उसके बाद ऑब्वियसली आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और उसके बाद शाम को भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो ये तो एक ऐसा हुनर है, ऐसा ट्रेंड है, अगर ये सेट हो जाए। और फिर तो मेरे लाहौर की बात करें, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो ये हाल है कि चाहे वो गजूमता हो, शादरा हो, मुजंग हो, हरबंसपुरा का इलाका हो, टाउनशिप का इलाका हो, तो एक एक गली के अंदर 4-4 अकेडमीज खुली हुई हैं। और अगर कुछ नहीं है तो वो अगर खसूसन जो बीए कर लेती हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, और घरों में बैठ के वो ट्यूशन वाली बाजी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है कि बच्चे अब यहाँ पर जो कॉलेजेस का शहर लाहौर है, यहाँ पर ऐसे
ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं जो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अब शामिल हुए हैं। लम्ब समेत 6 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दुनिया की बेहतरीन जामियात में शामिल हुई हैं। सो कंपटीशन है वहाँ पर। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है, वो चाहे स्कूल लेवल की बात हो, कॉलेज लेवल की बात हो या यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो। सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सिमुल मसला वही है फिर कि अफोर्डेबिलिटी इशूज़ हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एलीट क्लास या जो जिनके पास पैसा है उनके बच्चे वहाँ जा सकते हैं, जबकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे एक बड़ी तादाद है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मयार तालीम बुलंद करने की ज़रूरत है, चूँकि आम आदमी जो है उसका बच्चा सिर्फ वहीं पे पढ़ सकता है और उसके लिए स्कूलों का मयार रुपये फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली ऐसे लोग तो मौजूद हैं जो कि अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें चूँकि आप अच्छा पे नहीं करते पब्लिक सेक्टर में, वो फिर यहाँ की बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं और वो अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ पे सूरत हाल वही है कि टीचर जो हैं, गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। पब्लिक सेक्टर को जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक मयार तालीम जो है वो बेहतर नहीं होगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा नहीं, और फिर तरक्की जो है वो यकीन करें कि मुमकिन नहीं होगी अगर आपकी कौम जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन नहीं है अगर आपकी कौम में, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल करने का एक अनोखा तरीका कल सामने आया। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वार्डन्स ने क्या तरीका अपनाया कि मॉल रोड्स पर डाइवर्टर्स, इस्तांबुल चौक से आगे आपने उसको डाइवर्ट कर दिया ट्रैफिक को, और आप सुकून से बैठ गए कि मॉल रोड खाली हो गई। बाकी सड़कों पर अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो बढ़ता रहे। ये एक अनोखी, हाँ जी, ये रूटीन बन चुकी है वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स की कि इस्तांबुल चौक के करीब जो है वो बैरियर लगा दिए जाते हैं, डिवाइडर लगा के, तो टाउन हॉल के सामने से जो है वो अनारकली की साइड से टर्न कर देते हैं, तो जिसकी वजह से लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग जो कि ज़िला कचहरी या फिर बाकी दफातर में, चूँकि वो हब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकारी दफातर मौजूद हैं, सिविल सेक्रेटरीट किसी ने जाना हो, अनारकली है, माल रोड है, पंजाब असेंबली है, तो वहीं से गुजर के जाना होता है। तो वहाँ पे जैसे ही छुट्टी के औकात होते हैं या दफ्तरी औकात ख़त्म होने का वक्त होता है, तो उस वक्त वहाँ पे डिवाइडर लगा दिए जाते हैं। अच्छा रिजवान साहब, मेरे ख्याल में देखें इसमें थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये वार्डन सिस्टम इतने बेहतरीन लोग हैं कि जब इससे पहले मुझे याद है कि सफ़ेद यूनिफॉर्म वाले वो एक पुलिस वाले अहलकार खड़े होते थे और उनका इतना खौफ होता था कि वो एक तो पैसे भी, रिश्वत भी लेते थे और थप्पड़ भी मारते थे, मुझे याद है आज तक। तो उसके बाद ये वार्डन सिस्टम जब आए, एजुकेटेड लोग थे, इन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम लाहौर का ट्रेंड चेंज कर दिया। ये बड़े काबिल तारीफ है इनकी, जो जिस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिर ज़रूरत ये है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, हायर जो अब बैठे हैं, उन लोगों को इनके रिफ्रेशर कोर्स कराने चाहिए। उसके साथ साथ इन लोगों की लुक आफ्टर करना चाहिए। सख्त गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, ये हर मौसम में वहाँ खड़े। फिर ऑब्वियसली जब इनको उस तरह सा नहीं मिलता, फिर एटमॉस्फेयर ऐसा है, लोग भी हमारे थोड़ा सा जो है वो उनका टेम्पर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उसके बाद कोई फिर वो ये इस तरह बैरियर्स लगा लेकिन इस तरह से अपनी मर्जी के तहत बैरियर्स लगा देना, और इसके करीब ही जो इनका मेन ऑफिस है, सीटीओ साहब का ऑफिस है, वो भी वहीं पर उसी सड़क से मुत्तसिल एक सड़क है जहाँ पर मौजूद है। तो किस तरह से ये अपने ही मर्जी के तहत डाइवर्टर्स भी लगा सकते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दें, अगर कहीं और प्रेशर हो रहा है तो वो बिल्टअप होता रहे, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब तो यही आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करें। यही तो बात है कि यहाँ पर ऐसी अथॉरिटीज़ को जो है वो कंसर्न रहना चाहिए कि माल लोड है, मिसाल है कि माल लोड है, और आजकल जो खसूसन मवेशी मंडियाँ जिन इलाकों में लग रही है, जल्लों में लग रही है, शाहपुर कांजरा की तरफ लग रही है, बंद रोड की साइड पर, तो वहाँ पर जो है एक रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए वार्डन्स हर वक्त मौजूद रहने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मुजंग के करीब इलाके में यहाँ पर एक और ट्रेंड जो वार्डन्स की तरफ से आगे, बड़ा अफसोस की बात है कि एमयू कॉलेज चौक पर आप चले जाएँ, एमयू कॉलेज चौक पर आपको वार्डन नजर नहीं आएंगे, उससे थोड़ा सा आगे खड़े होंगे। जैसे ही आप इशारा ब्रेक करेंगे, वार्डन्स आपको कहेंगे एकदम वो एक पिलर से निकले। पॉइंट्स पे ऐसे ही होता है, जिस तरह से ज़हूर लाइन रोड है, और ये बहुत वियर्ड है कि आप क्या, और वो वहां पे ये कहेंगे कोई इशारा तोड़े और आप चालान कर दो, और वो कहेंगे आपने इशारा तोड़ा। तो भाई आप कंट्रोल करने के लिए मौजूद है, आपको होना चाहिए। हमदर्द चौक पे जो वार्डन खड़े होते हैं, कोई एक कैंपेन शुरू होती है ट्रैफिक पुलिस की, बहुत ज्यादा जोर पकड़ती है। आपने सीट बेल्ट की बात की, आपने कम उम्र ड्राइवर्स की बात की, लेकिन जब वो टेन्योर खत्म हो जाता है, वो इतना डम हो जाता है, इतनी डल हो जाती है उस कैंपेन की लाइट कि आपके सामने से विदाउट सीट बेल्ट गाड़ियां गुजर रही होती हैं, आप खड़े गप्पे मार रहे हैं और आप उस चीज को बॉदर नहीं कर रहे हैं। आपको सारा साल एक और बड़ा अहम मुझे याद है, पंजाब असेंबली के सामने ना आप टर्न नहीं ले सकते वापसी की तरफ, आपको क्रॉस करके आना पड़ता है। वार्डन्स जान के वहां पर नहीं खड़े होते, वो वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही टर्न करके कभी किसी वार्डन से पूछेगा कि इसकी लॉजिक क्या है, वो कहते हैं चालान का कोटा पूरा करने के लिए खड़े हो जाते हैं ताकि लोग जो है वो
यहाँ पे सीटीओ साहब को ये देखना चाहिए कि वार्डन्स जिस तरह शिकार की तलाश होती है कि इनका हम आए चलान करें अपना कोठा पूरा, फिर वो जब मेन सिग्नल छोड़ के आगे कहीं खड़े होते हैं और छुप कर खड़े होते हैं हाथ लगा के, ताकि कोई सिग्नल ब्रेक करके आए या कोई ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये अभी आप जाकर देख लें पंजाब असेंबली के सामने हमदर्द लिटन रोड पे हम भी इन्हीं सड़कों पर गुजरते हैं। और अफसोस की बात ये है कि छुप के क्यों खड़े हैं, आप सामने है ट्रैफिक नहीं, लेकिन जैसे ही आपने रूल ब्रेक किया है तो उसके बाद जी जनाब आपने जो है वो इशारा तोड़ दिया, अब आपको चलान होगा, अब आपका चलान होगा। ये तो सूरत हाल है। खैर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे। ऑरेंज ट्रेन के लिए ज़ेर ज़मीन ट्रैक की तैयारी का काम तेज़ी से जारी है। जिन इलाकों में अभी रुकावट नहीं आई, जहाँ पर काम रुका नहीं है, वहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। और कल अब ज़ेर ज़मीन जो ट्रैक है उसकी बात करेंगे, उसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ऑरेंज ट्रेन की हम बात कर रहे थे। ज़ेर ज़मीन ट्रैक की तैयारी का काम जो है वो तेज़ी से के साथ जारी है। ऑरेंज लाइन के हवाले से बात करें तो कल वज़ीर आला पंजाब ने एक ऐवान वज़ीर आला में एक तकरीब भी थी लाहौर चैम्बर की, वहाँ पर भी ख़िताब करते हुए कहा था कि ऑरेंज लाइन पर जो तारीखी बिल्डिंग्स के करीब जो काम रुका हुआ है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनका एक बड़ा एक लफ्ज़ थे कि उन लोगों ने इस पर स्टे ऑर्डर लिया है, एक तो तहरीक इंसाफ के वकला और दूसरी जानिब उन लोगों ने स्टे लिया जिन्होंने खुद शायद सारी ज़िंदगी शालामार बाग ना देखा हो। दूसरी जानिब दुर नयाब की ये खबर देखें तो उसके मुताबिक जो ज़ेर ज़मीन मट्टी जो ज़ेर ज़मीन ये रास्ता बनाया जा रहा है ऑरेंज लाइन, उस पर भी काम जारी है। ऑरेंज लाइन मनसूबे के हवाले से अगर बात करें तो एक अच्छा मनसूबा ज़रूर है, लेकिन देखें प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए। ऑरेंज लाइन मनसूबे से खुद इनका कहना है कि ख्वाजा अहमद हसन का कि 5 लाख लोग जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे, 4 से 5 लाख। लाहौर की आबादी आप बताएं कितनी है, 1.25 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख। अब 1 करोड़ 20 से 25 लाख का 5 लाख शहरी मुस्तफ़ीद होंगे, 5% बनता है। उसके बाद आप देखें रोज़ाना कितने लोग मुतासर हो रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात आ रही हैं, लोगों को परेशानी का सामना लोग जहनी मरीज बन गए हैं, जो जिस ट्रैक पे खुदाई चल रही है जहनी मरीज के साथ साथ बीमार भी हो गए। लेकिन लोगों में एक ये राय भी पाई जा रही है कि अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो उसको जो है वो सफरी सहूलियात जो है वो बेहतर हो जाएंगी, चाहे उस इलाके में ही हो। और ये ट्रैक एक मिनट, ये रिजवान साहब ना ये कवर करते रहे एलटीसी। आप देखें कि मेट्रो के बारे में बड़ी प्रोजेक्शन की गई थी कि मेट्रो आने के बाद जो है वो लाहौर में ट्रांसपोर्टेशन के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। आप देखें मेट्रो ट्रैक के साथ जो है वो ट्रैफिक जैम होती है वहाँ पे। उसी तरह से लोग यहाँ तक के अरकान असम्बली तकरीरों में ये कहते थे कि जब मेट्रो चलेगी तो हम इसमें सफ़र करेंगे। लोग अपनी गाड़ियाँ किसी एक का दिखा दें, किसी एक देंगे और वो लोग जो है वो इसको प्रायोरिटी देंगे कि इस पे सफ़र करेंगे। उसी तरह गाड़ियाँ हैं, उसी तरह ट्रैफिक का जो रवानी है मुतासर होती है। इवन के मेट्रो बसें जो हैं वो भी फंसी रहती हैं, उनके लिए आपने अलग से सिस्टम भी बनाया। प्रोटेस्ट हो जाता है, कोई एहतजाज हो जाता है, सर्विस जो है बिल्कुल ऐसे रह जाती है। देखिए सीमिल, मैं बल्कि उल्टा जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, एहतजाज हो या कोई रैली हो, तो हुकूमत की सारी तवज्जो जो है मेट्रो के तहफ़्फ़ुज़ पे मरकूज़ होती है कि मेट्रो को किस तरह बचाना है। डेफिनेटली बचाना भी चाहिए, हमारे एसेट्स हैं, लेकिन मसला वही है कि जो स्लोगन्स आपने लगाए थे कि मेट्रो के बाद जो है वो सारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा, तो उस एक ट्रैक पे भी बेहतरी नहीं आई। वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम होती है, वहाँ पे भी उसी तरह लोग घंटों की तारों में फंसे रहते हैं। लेकिन ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से अगर ओवरऑल बात की जाए तो एक तरफ तो 5 लाख शहरी सफ़र कर सकेंगे। फिर जिस तरीके से फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक जिस काम जो है वो इसका बड़ा तेज़ी से जारी, ऑब्वियसली इनका मेन प्रोजेक्ट है वज़ीर आला पंजाब पहले मुकम्मल करना है, इलेक्शन से पहले मुकम्मल होगा। और इसका फ़ायदा ये बहुत होगा कि जब लोग बाहर से आएंगे या यहाँ के लोग, उन्हें देखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा और इस पे पोलिंग डे पे जो है वोट लाजमी। अच्छा, मैं आपको एक बात दूं, देखें हम लाहौर के लोग हैं तो यहाँ पर रोज़ाना जाते हैं, गाड़ियों में भी जाते हैं, मोटरसाइकिल पर भी जाते हैं और पैदल भी जाते हैं। अब देखें चिंची ने, रिजवान साहब बीट करते हैं खबर ट्रांसपोर्ट की, एलटीसी इन्हीं के पास है। कई बसें जो हैं वो सर्विसेज चली और बंद हो गई, ऐसे ही है। मुझे याद है कि हमदर्द चौक टाउनशिप में बसेस मंगाई, हमारे पास सीएनजी खत्म हो गई और वो हमदर्द के पास प्लानिंग है, आप प्लान नहीं करते कि क्या करना है। ख्वाजा अहमद हसन की वजह से पहले चिंची जो है वो खुदरो जड़ी बूटियों की तरह यहाँ पे फैला, फिर आपने लोगों ने घरों में बनाना शुरू कर दिए, मोटरसाइकिल के साथ बॉडी लगाई और चलाना शुरू कर दी। सीमिल, उसके बाद आप बिलीव करें कि यहाँ पर ये हाल है कि आप अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ चले जाएं, दाता दरबार के पास चले जाएं, चुंगी अमर सद्दू चले जाएं, हरबंसपुरा के इलाके में चले जाएं, इसी तरीके से चुबुरजी की तरफ चले जाएं।
ये मैं कुछ इलाकों के नाम ले रहा हूँ। इवन शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात जारी किए कि शादरा मोड़ पर चिंची स्टैंड्स को ख़त्म किया जाए, ये उनके अहकामात थे। अभी चले जाएं वहाँ पर चिंची स्टैंड आपने चिंची ड्राइवर से टैक्स लेना शुरू कर दिया, आपने उनको टैक्स नेट में ले आए बजाय इसके कि उनको बंद किया। सबसे अहम बात पता है क्या है, एक चिंची वाला खड़ा होता है, उसके साथ दूसरा खड़ा हो जाता है, और तीसरा। अब 6 वे रोड है अगर, तो 3 तो उन्होंने कवर कर लिए, 2 रेडी वालों ने कर लिए, 5 हो गई, एक लाइन है मोटरसाइकिल या गाड़ी गुजरने के लिए, और चिंची वाले इतने ऐसे लोग हैं कि वो हिलते तक नहीं है। जब तक लेकिन मेरे ख्याल से देखिए ये अल्टरनेट रूट प्रोवाइड किया जा रहा है ना, अल्टरनेट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सो अगर ये बेहतर हो जाएगा, अगर ऑरेंज ट्रैक मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये चिंची को बंद करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि लोगों के पास ऑल्टरनेट होगा। ऑरेंज लाइन का जो ट्रैक है आप देख लें, तकरीबन को 27 किलोमीटर है। ये ठोकर न्याज बेग डेरा अली गुजरा से लेकर ये जल्लो की साइड तक जाता है, 27 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये ट्रैक है। लेकिन देखें ये कुछ सारा थोड़ी कवर करता है। ये कोई मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ने मुजंग से जाना होगा, अंदरून मुजंग से जाना होगा, तो उसे पहले कहीं से ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ेगी, फिर वो अनारकली के स्टॉप रूट्स तो लाजमी होंगे, फीडर रूट्स लाजमी जिनके जरिए वो ऑरेंज लाइन तक पहुंचेगा। जौहर टाउन के किसी रिहायशी ने जाना है तो वो कैसे जाएगा वहां पर? डिफेंस के किसी जो है उसके लिए फिर आपको एक और प्लान, फीडर रूट्स के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपके पास जो शहर में चल रही हैं बसें, उनकी तादाद जो है वो 250 से ज्यादा नहीं है, जबकि रिक्वायरमेंट 2000 आई थिंक पूरे शहर के लिए जो है वो 3000 कम से कम बसें चाहिए, कम से कम 3000। और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्कुल इसमें नाकाम हो गई है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी आबादी के तनासुब से जितनी बसें चलाने का दावा करके आई थी वो पूरा नहीं कर सकी। और उसी तरह अगर ये चिंची रिक्शे या 2 स्ट्रोक रिक्शे या बाकी रिक्शे ना हो शहर में, जिन्हें हुकूमत ने गैर कानूनी भी प्लानिंग भी हमें नजर आ जाएगी जब ये ट्रैक मुकम्मल होगा और ट्रेन चलना शुरू होगी, तो देख लेंगे कि फिर फीडर रूट्स को किस तरह से टैकल किया जाता है, उसके लिए क्या प्लानिंग की जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर बकर मंडी की सूरत हाल अगर डिस्कस करें तो चूँकि आज वीकेंड भी है, कुछ लोगों का मतलब स्टार्ट भी जुमेरात है, और जुमेरात के बाद जुमा हफ्ता, अब हाफ डे भी चल रहा है, और फिर लोग अब जानवर लेना चाह रहे हैं। इस कदर महंगाई है कि आपको मतलब आप तो सोच के रह जाते हैं। अभी मैं कैसर खोकर साहब की खबर देख रहा था, और जाहिद चौधरी साहब की सीनियर रिपोर्टर है हमारे, वो कोई 5 लाख का, कोई 3 लाख का बड़ा एक्सपेंसिव बकरे और जो है वो बैल वगैरह थे। तो इसी तरीके से लेकिन एक खबर ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए जो हमारे, मैं समझता हूँ, हीरो लोग हैं। उनमें से एक इमरान नाम का शख्स है, 1,10,000 रुपये के 2 बकरे ख़रीदे एक शख्स ने मार्केट से, और वहाँ से जब वो रिक्शे में थे तो वो रास्ता खो गया, यानी मोटरसाइकिल वाला पीछे रह गया। तो इमरान नामी ड्राइवर ने, रिक्शा ड्राइवर ने जो है वो बकरे बाकायदा थाने में पहुंचाए, और उसके बाद मालिक को ढूंढकर उसे दे दिए। देखिए कितने अच्छे ईमानदार लोग हैं लाहौर के लोगों कोई और होता वो तो निकल जाता। 1,10,000 और वो भी सीजन है, मौजूद है, और वो भी सीजन है, सीजन है। ये तो आप समझे कि उसको अपनी कुर्बानी कर लेता यार। ये तो, और बकरे भी अगर आप देखें तो जिस तरह डेली सिटी 42 में इसकी तस्वीर भी छपी हुई है कि कितने बकरे भी माशाल्लाह तगड़े लग रहे हैं, और वाकई 1,10,000 के होंगे। तो ये अच्छे लोग, ऐसे ईमानदार लोग हमारे, ऐसे ईमानदार लोग हैं, और ये हीरोज हैं बिल्कुल। लेकिन 1,10,000 के 2 बकरे, तो सोचे मंडी में सूरत हाल क्या होगी, और बकरे कितने? लेकिन मैं तो अभी तक नहीं लेकर आया बकरे, शायद रिजवान साहब ने ले लिए। तो जी मैं भी वैसे गया था रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पे, कवरेज के लिए, लेकिन बड़े बुरे आपने कहा कि मैं रैकी कर लूँ, देख लूँ कि कुर्बानी के लिए जानवर लेना है। वहाँ पे एक बैल की जोड़ी थी जो कि राजनपुर से लोग लेके आए थे। अच्छा। तो उनकी वो कीमत बता रहे थे एक बैल की 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए के 2। वो घर लेना ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन आपसे खरीदेगा? उन्होंने कहा जी लोग हैं जो कि आके ले जाते हैं, अगर हमारे इतने में ना बिके तो हम इनको वापस ले जाने पे तरजीह देंगे, कम पे नहीं बेचेंगे। अच्छा। अगर 20 लाख रुपया नहीं अच्छा, ये ट्रेंड हमेशा देखने में आता है कि कुछ जानवरों की कीमत वो ऐसी फिक्स कर देते हैं कि इससे कम नहीं होगा। और उनकी जो खुराक उन्होंने बताई वो तो हम भी नहीं खाते, ना ही देसी घी खिलाते हैं इन्हें, हम इन्हें मलाई खिलाते हैं, हम इन्हें बादाम खिलाते हैं, वल्लाह आलम खिलाते हैं या नहीं। लेकिन उनकी वैसे सेहत देख के, जो कुर्बानी देख के लगता है कि इन्हें कुछ ऐसी गैर रवायती खुराक जरूर खिलाई जाती है। इस दफा आपको क्या लग रहा है कि महंगाई की वजह से क्या कुर्बानी मतलब ज्यादा होगी, कम होगी? लोगों का इंटरेक्शन, देखिए हर साल ही महंगाई तो बढ़ जाती है, लेकिन जब कुर्बानी का जज्बा होता है तो लोग भी जो है वो कुर्बानी कर ही लेते हैं मैनेज करके। तो एक अच्छी बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इब्राहीमी है, उसको अदा भी करते हैं, पूरा भी करते हैं, और एक अच्छी बात है। और इस ईद पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, ये नहीं करना चाहिए कि गोश्त जो है कुर्बानी का गोश्त वो अपनी फ्रिज में रख लें और 4-4 महीने तक खाते रहें जो लोग। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुर्बानी का जो असल मकसद है उससे हटने के साथ रियाकारी बहुत ज़्यादा आ गई कि लोग अगर एक बैल ख़रीदते हैं तो उसे 10 गलियाँ घुमाते हैं रोज़ाना,
ताकि लोग देखें। शौक से घुमाना तो एक अलग बात है, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो दिखाना कि हमने ये बैल लिया। कल्चर भी है कि बचपन में इस तरह, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो खसूसन अभी भी देखें तो गलियों मोहल्लों और पार्कों में खसूसन अपने जो है वो कुर्बानी के जानवरों को, वही बात आ गई ना कि शौक जानवर को लेकर घूमना अलग बात है, लेकिन रियाकारी जो आपने कहा कि जाकर दिखाना, दिखावे के लिए वो करना, वो फेसबुक पे चढ़ाते हैं, सेल्फी, तो जानवरों के साथ भी सेल्फियां ली जाती हैं। वेल, थैंक यू सो मच रिजवान साहब और उमर असलम, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे अना यूसुफ से, और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी मेट्रो शूज़, और मेट्रो शूज़ पर अप टू 25% तक ऑफ लगा हुआ है। स्टोनेज है नेक्स्ट ब्रांड, जिस पर अप टू 30% तक आपको ऑफ मिलेगा। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी मार्केट जा सकते हैं, वहां जाकर शॉपिंग कीजिए। ईद भी करीब आ रही है और ह्यूज कलेक्शन मौजूद है वहाँ पर, डिफरेंट ड्रेस भी हैं, और उसके साथ साथ फैब्रिक्स की अपनी वार्डरोब भी वहाँ भी अवेलेबल है। ज़रूर जाएँ, जाकर शॉपिंग करें और ईद को खूब इंजॉय कीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे हम हाइपर स्टार, अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में आपको बताएंगे डव कंडीशनर जो है 80 ml, रिटेल प्राइस 230, प्रमोशनल प्राइस 199, आप 31 रुपीज़ बचा सकते हैं। Lenovo नोटबुक है जी G5080, रिटेल प्राइस 54,999 और प्रमोशनल प्राइस 53,990, आप 1009 रुपीज़ बचा सकते हैं। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। सब्जी मंडी और फलों की बात होगी और कीमतों की बात होगी। रमल भी हमारे साथ मौजूद होंगी, शामिल करेंगे आज के भाव। सबसे पहले रुख करेंगे रमल दिलदार का। रमल, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं, सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? कॉलोनी गुलबर्ग की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर हम रेट लिस्ट के मुताबिक आज के रेट्स की बात करें तो सब्जियों के रेट कुछ इस तरह हैं कि आलू शुगर फ्री कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 30, आलू स्टोर कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 20, प्याज कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 30। चूँकि ईद की आमद है, हर तरफ लोग जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। आपको बताते चलूँ कि मसाले जात के साथ साथ कुछ मखसूस सब्जियां हैं, उनकी रेट में भी इजाफा किया गया है। जैसे प्याज, लीमू और टमाटर की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। टमाटर कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 53, लहसुन देसी कम से कम 234, ज़्यादा से ज़्यादा 240, बैंगन कम से कम 23, ज़्यादा से ज़्यादा 25, खीरा कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 53, पालक कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 20, नींबू देसी कम से कम 104, ज़्यादा से ज़्यादा 110, बंद गोभी कम से कम 45, ज़्यादा से ज़्यादा 47, अरबी कम से कम 48, ज़्यादा से ज़्यादा 51, भिंडी कम से कम 65, ज़्यादा से ज़्यादा 69, गाजर देसी कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 53। सब्जियों की तरह इसी तरह हम अगर फलों के रेट्स की बात करें तो फलों के रेट्स कुछ इस तरह हैं। सेब अव्वल कम से कम 96, ज़्यादा से ज़्यादा 102, सेब दोम कम से कम 62, ज़्यादा से ज़्यादा 66, केला अव्वल कम से कम 60, ज़्यादा से ज़्यादा 64, केला दोम कम से कम 38, ज़्यादा से ज़्यादा 40, आम चौंसा सफ़ेद कम से कम 110, ज़्यादा से ज़्यादा 116, आम अनवर राठौर कम से कम 106, ज़्यादा से ज़्यादा 112, अंगूर सुंदर खानी जो अंगूरों की सबसे अच्छी किस्म है उसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा है, कम से कम 166, ज़्यादा से ज़्यादा 172, आड़ू अव्वल कम से कम 140, ज़्यादा से ज़्यादा 146, आड़ू दोम कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 85। इसी तरह अगर हम चिकन की रेट की बात करें तो चिकन के रेट में कमी की गई है, कम से कम 136 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अंडे 100 रुपये दर्जन मुतय्यन किए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मक्का कॉलोनी गुलबर्ग सब्ज़ी मंडी में रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ और फल नहीं मिलती हैं।
और दुकानदारों का कहना है कि लाहौर शहर की जो मेन सब्जी मंडी है बदामी बाग की, वहाँ पर इन्हें सही रेट में सब्जियां नहीं मिलती हैं, इसलिए ये मजबूर हैं कि ज़्यादा कीमत में यहाँ पर फ़रोख्त करें। कम से कम भी 10, 15, 20 रुपए की कीमत में इजाफा करके यहाँ पर सब्जियां और फल फरोख्त की जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और दुकानदारों को कहना है कि बदामी बाग की जो सब्जी मंडी है वहाँ पर दौरा करके चेक किया जाए कि वहाँ पर सही कीमतों में सब्जियां और फल फराहम हो रहे हैं कि नहीं। जी, और आज के भाव हम डिस्कस कर रहे थे, रमल हमें बता रही थी। मीट रेट्स आपको बताएंगे। जेनिथ शॉप से अगर आप जा रहे हैं तो बीफ आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में, और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, और मटन कीमा है जी 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 94 रुपये किलो, और उसका बना हुआ गोश्त 136 रुपये में। परचून से अंडे मिलेंगे 100 रुपये दर्जन, थोक से 98 रुपये और गोरमे से 99 रुपये। अगले सेगमेंट भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ईद कुर्बान जो है वो करीब आ रही है, और बकर मंडी की सूरत हाल क्या है इस वक्त हमें बताएंगे सादिया खान वहाँ पर मौजूद है। सादिया, बताइएगा जानवर जो हैं वो उनकी कीमतें क्या है, महंगाई क्या देखने में आ रही है, और क्या इस दफ़ा लग रहा है कि ज़्यादा जानवर फरोख्त हो रहे हैं अब तक? मवाशी मंडी के हवाले से तो डेफिनेटली ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं, और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के हवाले से काफ़ी ज़ोर शोर से शहरी जो है वो तैयारी करके यहाँ पर आ रहे हैं। रश भी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम बात करते हैं रेट्स के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जानवर है उसका रेट भी उतना ही ज़्यादा है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तान गोल्डन, और इस जैसा वाकई सुल्तान आपने देखा नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बैल है ये, और कीमत भी उसी लिहाज से ये मांग रहे हैं। 16 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि 4 की एज है और काफ़ी ज़्यादा प्यार से इसे पाला गया है। इन्हीं के मालकान से जानते हैं कि जी 16 लाख मांग रहे हैं, और क्या डिमांड इनकी जो है वो इनको कीमत इसकी मिलेगी। थोड़ा सा ये बता देंगे किस नस्ल से इसका ताल्लुक है, और इसकी यूरोप के शार्ले नस्ल से ताल्लुक है। तो इसका नाम आपने कैसे रखा सुल्तान गोल्डन? सुल्तान गोल्ड, इसका कलर भी गोल्डन है और इनका नाम सुल्तान गोल्ड रखा है। नहीं तो ये वाकई में सुल्तान है। लड़ाई वगैरह कभी करवाई आपने? सुल्तान की लड़ाई नहीं करवाई, वैसे वो तो ले रहे हैं जी। सुल्तान की लड़ाई तो नहीं करवाई, लेकिन ये है कि वाकई में सुल्तान है। अगर इसको अखाड़े में उतारा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा कामयाबी इसके साथ आएगी। अच्छा ये बताएं कि 16 लाख डिमांड कर रहे हैं, अभी ग्राहक आए आपके पास? हाँ, ग्राहक आते हैं। ये 7-8 लाख रुपया लगता है इसका। तो फाइनल क्या आपने करना है फिर? 10-11 लाख हो गया। अगर हम आपको 1 लाख दें तो हमें दे दें हम भी, ताकि सुल्तान गोल्डन के साथ जाके कुछ कुर्बानी का जो है वो मजा ले सकें। आप ले जाएं बे। अच्छा देखिए, मुझे वो 1 लाख में देने को तैयार हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि दूसरे जो ग्राहक आएंगे उनके लिए कीमत जो है वो 16 लाख है, हमें 1 लाख देने को तैयार है। तो आप इस चीज की गवाह रहिएगा कि हमें 1 लाख में ये सुल्तान गोल्डन मिलेगा। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आप कामयाब रहेंगे इस दफा कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए, क्योंकि भाव ताव जो है वो आप बड़े बेहतरीन अंदाज में कर रही है कि 16 लाख से एकदम उसने कीमत जो है वो 1 लाख कम कर दी। जी बिल्कुल ऐसे सिमल, मेरी जेब में अगर पैसों की हम बात करते हैं तो पैसे ज़्यादा कम है, तो और मुझे ये जो सुल्तान गोल्डन ये ख़रीदना भी है क्योंकि मुझे पसंद है। और बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो मेरे बहन भाइयों को ऐसे जानवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया। इसका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और अगर हम ताकत की बात करते हैं तो वाकई किसी सुल्तान से कम नहीं है। तैयारी इसकी आप देखें, जेवर पूरा पहना हुआ है, और शहरी जो है इसको देखने के लिए आ रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। रेट ज़्यादा होने की वजह से शहरी मायूस लौट के जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं बिल्कुल मायूस लौटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसका जो रेट है वो 1 लाख बता दिया, और ये देने को भी तैयार है। अभी बात करते हैं खाता क्या है। ये खाता है, दूध पीता है, मक्खन खाता है, ये मुरब्बा खाता है, गाजर सेब। और सिमल आपने सुना, ये तो गाजर खाता है, मक्खन खाता है, दूध पीता है, और मैं कैसे इसको इतना महंगा इसका खाना अफोर्ड करूंगी। लोगों से जानते हैं, आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये जानवर? बहुत अच्छा लगा जनाब, हमको बहुत प्यारा लगता है। हमने अच्छी तरह इसकी मेरे भाई ने परवरिश की है, ऐसा नहीं। तो लोग ज्यादातर इसमें क्या देखते हैं? रंग पसंद करते हैं, इसका वजन? इसका वजन देखते हैं, इसकी खूबसूरती देखते हैं, ये
जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये जो जानवर है इसका अगर हम वेट के हवाले से बात करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि कितना वेट बताया था आपने? इसका 45 मन वेट है, 45 मन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ओवरऑल अगर हम मंडी की बात करते हैं, सभी को जानवर खरीदना है और जितने जेब में पैसे होंगे उसी के हवाले से वो चीजें खरीद सकेंगे। लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कहना। आप बताओ, अभी तक जानवर खरीदा कोई? नहीं, हमने तो नहीं अभी तक खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? बस ये संडे वाले दिन ले लेंगे बस। ऐसा तो नहीं यहाँ पर सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आते हो, तस्वीरें बनाते हो, सोशल मीडिया पे डाल देते हो? नहीं, वैसा होता भी है लेकिन बहुत काम करते हैं ऐसे। अच्छा, आपकी कुर्बानी किस चीज़ की होगी इस दफ़ा? इस दफ़ा इंशाल्लाह तो है, तो बकरे वकरे हमने खुद पाले होते हैं, हम गाँव रहते हैं और बाद में पूरी बहुत जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी अब किस चीज़ की देख रहे हैं मंडी में? किस चीज़ का ज़्यादा मतलब क्या बिक रहा है? ये वैर का हो रहा है, बच्चे वगैरह इन्हों का ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं क्योंकि ये लोगों ने बहुत मेहनत की है इनको पालने के और बाद में ये बहुत खूबसूरत हैं, कुछ तो बचे आते हैं वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को काफी शौक होता है कि उनके घर की दहलीज पर जो है जानवर बांध दिए जाए और वो लेकर उसको गली मोहल्लों में फिरें। ऐसे ही शौक मेरे भाई को भी है कि जल्दी से जानवर लेकर आएं और हम इसे अपने दोस्तों के साथ लेकर जाएं, खूब हल्ला करें। ये बताइएगा कि इसको आप लेकर आए हुए यहाँ पर, इसको लेकर आना, इसको सारा केयर करना मुश्किल काम नहीं है और मंडी में हालात आप क्या देखते हैं? यहाँ पर बारिश जब होती है ना तो बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं और कमेटी वाले बहुत तंग करते हैं। तो सिक्योरिटी आपको यहाँ पर है, आप मेन रोड पर बैठे हुए हैं, जब आप जानवर बेचते हैं उसके पैसे आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से? हमारे तो मेन पर बैठा हुआ है ना, लगाया हुआ है, इसकी कोई परवाह नहीं। जो नीचे आवाम आती गरीब ऊपर से आते हैं, पुलिस वाला तंग करता है और कमेटी वाले तंग करते हैं। इनको चाहिए कि इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ओवरऑल बात सुनी। यहाँ पर जी खरीदारी जो है वो जोरों शोरों पर है, व्यापारी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, जरा मंडी की सैर भी कराइएगा हमें, जरा घूमिएगा, देखिएगा वहाँ पर बकरे, दुम्बे, छतरे सभी मौजूद होंगे। जरा उस तरफ भी जाइएगा और उस तरफ भी रुझान देखिए क्या चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बकरे तो फिलहाल नहीं है लेकिन यहाँ पर गाय और बैल मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ नस्ल के हैं, रंग इनके जो है मुख्तलिफ हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इस तरह मैं बताऊँ सिमल आपको कि लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो तवज्जो है वो बड़ी कुर्बानी पर है कि जी गाय में हिस्सा डाल रहे हैं या जो है वो गाय खरीद रहे हैं। तो ज़्यादा जानवर जो हमें नज़र आ रहे हैं वो गाय है या बैल है वो नज़र आ रहा है। लोगों का व्यू ये है कि जी बेहतर होता है कि हिस्सा डाल लिया जाए या ऐसा है कि जी आप यहाँ से अपना एक बड़ा जानवर ले जाओ ताकि उसकी कुर्बानी का गोश्त भी ज़्यादा बन जाता है और लोगों को ज़्यादा तकसीम करने का मौका भी मिल जाता है। रेट जो है फिलहाल तो ज़्यादा मांगे जाते हैं लेकिन जैसे जैसे दिन ईद के करीब आते जाते हैं तो रेट जो है मुनासिब होते जाते हैं। तो शहरियों का यही कहना है कि फ़िलहाल तो वो यहाँ पर जानवर पसंद करने के लिए आ रहे हैं। अगर उनको जानवर पसंद नहीं आता तो विंडो शॉपिंग का भी एक अच्छा तरीका पाएँ, तस्वीरें बनाएं और घर चले जाएं। और चांद रात जो है वो बेस्ट समझा जाता है कि जी यहाँ पर आएँ तो जानवर आपको सस्ते मिलेंगे। जी सिमल, बहुत शुक्रिया। सादिया खान हमारे साथ मौजूद थे, एक तफसीली भी पर उन्होंने हमें और साथ ही साथ जो है वो भाव ताव करने का तरीका भी बताया, जिस तरह से उन्होंने 16 लाख से एकदम से 1 लाख की गाय खरीदने पर तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर ले लेती। थैंक यू सो मच सादिया खान, आप हमारे साथ मौजूद थी। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है जी शाही इमाम, और शाही इमाम को अभी जो यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिला है इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा खरल साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या? वालेकुम अस्सलाम। रज़ा भाई, सबसे पहले तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि हेरिटेज अवार्ड मिला है शाही इमाम को, तो इसका मतलब कि पोटेंशियल मौजूद है, हम इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो विन कर सकते हैं अपने हेरिटेज के ऊपर। जी बिल्कुल, ये बड़ी अचीवमेंट है वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की भी और आगा खान कल्चरल सर्विसेज जिस इदारे ने इसको रिस्टोर किया था। और शाही हमाम को मिलना अवार्ड ये इसलिए भी बड़ा है कि शाही हमाम चारों साइडों से घिर चुका था तजावुज़ात में और उसका ओरिजिनल जो फसाड है वो भी ख़राब हो चुका था और उसके अंदर भी जो नए फ़र्श डाल चुके थे। क़याम पाकिस्तान के बाद जो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ मुख्तलिफ़ औक़ात में होती रही हैं उनकी वजह से ऐसे लगता था कि 10% पुरानी इमारत रह गई है, 90% जो है इमारत का हुलिया नया लगना शुरू हो गया था। अब इस पे जब हुकूमत ने वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी कायम की पहले तो उन्होंने जो टेकअप किया इशू वो यही था कि इसको रिस्टोर किया जाए
और इसकी अहमियत के पेश नज़र इसको आलमी सतह पे उजागर किया जाए, फ़रोग़ दिया जाए इसको। तो 2014 में इसकी तकमील हुई रेस्टोरेशन की, जिसमें इसका ओरिजिनल करैक्टर निकाला गया और इसमें जो दीगर खसूसियात और फंक्शंस थे, जिस तरह स्पा का काम था होता है यहाँ पे, और आज के जो मॉडर्न हमाम या मॉडर्न जो स्टीम बाथ है वो आज से 400 साल पहले वज़ीर ख़ान या हकीम इल्मुद्दीन अंसारी जिनका नाम वज़ीर ख़ान बाद में बना, उन्होंने शुरू कर दिया हुआ था। और यहाँ पे एलीट भी आती थी और कॉमन मैन भी आता था। जो शहर में एंटर होता, मुसाफिर होता, इससे पहले कि वो शाही दरबार में जाए या मार्केट में जाए, वो यहाँ पे आता, जो सर्विसेज उसको मिलनी होती वो सर्विसेज लेता, साफ़ हो के कपड़े नए पहन के, और फिर शहर में जाता। और इस तरीके से के साथ इसको जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी रेस्टोरेशन में जो चीज़ें मद्देनज़र रखी गई हैं, जो पहले रेस्टोरेशन में मॉन्यूमेंट्स में जो हमें नज़र नहीं आई, वो ये है कि आप जाएं, आपका फुटप्रिंट जो है वो तारीख़ी इमारत पे नहीं लगेगा। यानी ये नहीं होगा कि आपके पाँव की ठोकर किसी दीवार को लग सकेगी, क्योंकि शीशे का एक आगे पूरा जंगला बनाया हुआ है जिसके ऊपर ही आप चल सकते हैं। अच्छा। और नीचे लोहे का एक जाली लगा दी गई है, ना नीचे आप किसी चीज़ को टच कर सकते हैं ना दीवार को टच कर सकते हैं। इस तरीके का मैकेनिज़्म इन्होंने बनाया है। और उसकी वजह से भी कि ये ऐसा स्टैंडर्ड है कि जो इंटरनेशनली बड़ी जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे भी कम अपनाया जाता है। और इसको अपनाने से ये हुआ है कि जो मार्कर लेकर, पेंसिल लेकर लोग वॉल चाकिंग कर दिया करते थे, या ग्रेफिटी कर दिया जाए, हाथ से देख रहे हैं, उतार के कहीं उतर रहा है या नहीं लिख लिया, हाँ। शेर लिख लिया, या अपने किसी दोस्त या किसी और के नाम पूरा मैसेज लिख दिया करते थे, वो अब नहीं लिख पाएंगे। और सर्विलेंस उनकी होती रहती है, हर वक्त जो इन्विजिलेटर्स हैं उनके मुस्ताद होते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैकेनिज़्म यहाँ पे अप्लाई हुए, इनकी वजह से जो है इसे इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया गया। टूरिस्ट इनपुट भी यहाँ पे ज़्यादा हो गई, और एनुअली जो इसकी इनकम है, पहले तो ये बिल्कुल अबंडेंट प्लेस थी और इसके इर्द गिर्द हर साइड पे इंक्रोचमेंट थी, दुकानें बन चुकी थी, वो ख़त्म हो गया। अब यूँ लगता है कि इस तरह एक स्पेसिमेन सेट हो गया पाकिस्तान में हेरिटेज की रेस्टोरेशन का, ख़ासतौर तारीख़ी इमारत की रेस्टोरेशन का। और उसी के ऊपर ही इन्होंने यूनेस्को को जब अप्लाई किया, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी और आगा खान कल्चरल सर्विसेज ने, तो इन्हें फीडबैक अच्छी मिली। और इंटरनेशनली यूनेस्को जैसे इदारा जो यूनाइटेड नेशन का कल्चर के ऊपर सबसे बड़ा इदारा है, उन्होंने रिकग्नाइज़ करते हुए इसे हेरिटेज अवार्ड से नवाजा है। एशिया बेस्ट हेरिटेज अवार्ड जो है ये इसको मिला है, और ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी। अब आप मुझे यही बता रहे थे सीमल कि इसे फ्यूचर में लेके जाया जाएगा, जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर करवाने के लिए अब तहरीक चलाना ज़रा आसान हो जाएगी। और इस तहरीक को चलाने के लिए जो है वो मैकेनिज़्म बना चुके हैं वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी भी और आगा खान कल्चरल सर्विसेज भी, और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। और तवक्को यही है कि कुछ पैरामीटर्स जो इसके बनते हैं वो वर्ल्ड सिटी पूरे को तो शायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना बना पाएँ, लेकिन उसकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से अक्सरियत जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती हैं, बनने के पोटेंशियल में है। और ये अवार्ड जो है उस तरफ एक उम्मीद की किरण है कि कल को अगर ये अवार्ड अगर हमें मिल सकता है तो कल को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है, इससे आगे फिर वज़ीर खान की मस्जिद वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है। उसमें भी ये अभी काम तो जारी है। उसकी साइडों पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जो वेस्टर्न वॉल है उसकी अगर वो साफ़ हो जाती है और क्लियर हो जाती है, इंक्रोचमेंट्स उसके ऊपर से ख़त्म हो जाती हैं, और डिस्टेंस जो एक हेरिटेज साइट का है यानी गली से या बाज़ार से वो क्रिएट कर लिया जाता है, बफर जोन्स बना दिए जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है। आगे फिर आ जाती है सुनहरी मस्जिद, जो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत खूबसूरत है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं तो कम अज़ कम उसे उसकी रेस्टोरेशन की वजह से अवार्ड मिल सकता है। आगे बाउली बाग है, बाउली बाग को भी हेरिटेज के अवार्ड्स मिल सकते हैं। इस तरह के रज़ा भाई जहाँ पर इंक्रोचमेंट ने ख़राब किया हुआ है, जी बिल्कुल, हालत तो ख़राब हुई तो हुई, वो आप रिस्टोर भी कर सकते हो, उसको प्रिजर्व भी कर सकते हो। इंक्रोचमेंट ने बहुत बुरा, जी बिल्कुल, इंक्रोचमेंट एक बड़ा सख्त मरहला होता है कि अगर आप का गुज़र हो चौक वज़ीर खान की तरफ या वज़ीर खान मस्जिद देखने जाएँ
तो जो ईस्टर्न वॉल थी, आज से अगर 3 साल पहले अगर आपको याद हो या आप गए हो वहाँ पे, तो वो सारी कपड़े की दुकानें बनी हुई थी। पता ही नहीं चलता था कि मस्जिद का दरवाज़ा कहाँ पे और कैसे वहाँ पे एंटर होना है। लेकिन अब ये है कि ये इन्होंने वागुजार करवाई हैं, पेमेंट्स दी हैं उनको, टेनेंट्स जो थे उनको कंपनसेट किया है महकमा ने, हुकूमत पंजाब ने वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम, और वो इन्होंने कह लें कि रिट्रीव की हैं सारी चीज़ें। एंड आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। इसी तरह मस्जिद के सामने जो चौक वजीर खान के, अगर आप मस्जिद मेन गेट से एंटर होते हैं तो उसके सामने 13 ऐसे दुकानें थीं कि जो वेल्डिंग वालों ने, जो स्टील का काम करते थे, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ था। और ये पिछले 40-50 साल से ऑक्यूपेशन चल रहा था, कब्जा एक तरह का था, और बहुत मामूली सा किराया महकमा औकाफ को जाता था। अब ये भी इन्होंने पैसे दे के कंपनसेट करके उन्हें कि वो कहीं और जाएं और वहाँ अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर लें, वो रिटेन कर लिया है। अच्छा। अब वहाँ पे चौक वजीर खान जो है वो पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। ओरिजिनल जो उसका फ्लोर है नीचे उसके ऊपर, वो तकरीबन 10 फुट नीचे है। तो अब जो इवनिंग कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे एक एम्फी थिएटर की सूरत में हुआ करेंगी। वहाँ पे म्यूज़िकल इवनिंग्स भी हो सकती हैं, सूफ़ी और तसव्वुफ़ से मुतालिक भी हो सकती हैं, मजहबी इज्तिमात भी हो सकते हैं, और वो कल्चरल प्लेस जिसको जल्लू खाना या बैठक कहते थे, वो बैठक ओरिजिनल सूरत में जो है रिट्रीव हो रही है। अच्छा, नॉमिनेशंस में हमने शाही हमाम का नाम जो है वो भेजा था, क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन इसके अलावा इस स्टैंडर्ड पे नहीं है? यानी अगर आपने रिस्टोर की है, उससे पहले गली सुरजन सिंह को मिला हुआ है, जो रिस्टोरेशन हुई थी उसकी सबसे पहले उसी गली की हुई थी। अच्छा। वो शाही हमाम के करीब है बिल्कुल। अब होता ये है कि जैसे आप हवेली दीनानाथ है या हवेली बेजनाथ है, ये दोनों हवेलियाँ लाहौर की बड़ी हवेलियाँ हैं, खूबसूरत हैं, पॉलिटिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि लोग वज़ीर वज़रा उस दौर के, जो महाराजा रंजीत सिंह के दौर के, वहाँ रहते रहे हैं और अहम लोग रहते रहे हैं। लेकिन अंदर से वो रिस्टोरेशन नहीं है, यानी जो बाहर से आपको नज़र आ रहा है, रेड ब्रिक आपको नज़र आ रही है, आपको लगता है अंदर से हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं। वो या तो हुकूमत ओन करे, उनको ख़रीदे, वहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे, उनके राइट्स जब पोजेशन उनके पास आएगा गवर्नमेंट के, तो फिर गवर्नमेंट उसको आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर करेगी, तो फिर उस लेवल पे लाएगी तो वो इंटरनेशनली कोई अवार्ड जीतने की हकदार ठहरेगी। अभी जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है वो वजीर खान मस्जिद को रिस्टोर कर रही है, और इसके साथ नहीं, अभी कई प्रोजेक्ट्स हैं। अभी वजीर खान मस्जिद की रेस्टोरेशन हो रही है इन दिनों, उसकी साइड वॉल की हो रही है, इंटीरियर अभी उसके ऊपर काम बाकी है, उसकी वेस्टर्न वॉल का काम अभी बाकी है, जो चौक वजीर खान उसकी रेस्टोरेशन हो रही है, दीनानाथ वेल की हो रही है, चिट्टा गेट की हो रही है, और अगर उस तरफ आप आगे चले जाएं आज़म क्लॉथ मार्केट, तो उसकी जो जितनी इलेक्ट्रिक वायर्स थी वो सारी ज़ेरे ज़मीन कर रहे हैं, अंडर द कवर कर रहे हैं, नई फ्लोरिंग हो रही है। उससे आगे अब आप आ जाएँ किले की तरफ, तो किले में जो पिक्चर वॉल है, आजकल पिक्चर वॉल की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, और कंप्लीट करने के बाद पिक्चर वॉल के जो म्यूरल्स हैं वो पूरा रिस्टोर किए जाएंगे, और उसके लिए आज का रिसर्च जारी है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि काफ़ी काम जो पहले नहीं हो पा रहा था वो जारी है इन दिनों। और दीगर महकमों में अगर आप बात करें, यानी महकमा आसार कदीमा भी, वो भी मुख्तलिफ मानूमेंट्स पे लाहौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ और कंपेयर करें वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के साथ, तो वो लाहौर जो वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी है वहाँ पे लीडरशिप या साथ साथ फंड्स भी ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास लीडरशिप और चीज़ें भी उस तरह से वाफर नहीं है, इसलिए वो उनकी ख़बरें भी कम आ रही हैं, उनकी चीज़ें भी कम दिख रही हैं। अगर वो मेहनत करें और आप विरसे को उसी तरीके से अहमियत दें तो डेफिनेटली ये हम इंटरनेशनल कई अवार्ड जीत सकते हैं। और फिर टूरिज़्म जो सिमल जो चीज़ है, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारा विरसा महफूज हो, ये इसलिए हो रहा है कि हमारा इमेज बेहतर हो, कि हम अपने विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। और ये इसलिए भी बेहतर, ये भी इसलिए भी हो रहा है कि टूरिज़्म यहाँ पे आए, और जब टूरिज़्म यहाँ पे आएगी तो इंटरनेशनल इमेज और ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरीके से ये हमारा मुआशरा, जिसको एक्सट्रीमिज्म का भी और इस तरह का भी बात ताने मिलते हैं, वो सारे इंटरनेशनली बिल्कुल सामने जाएगा। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, टाइम हमारे पास खत्म हो गया, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।